Everyone, welcome to B.Ed Concept, नंबर 1 यूट्यूब चैनल फॉर B.Ed एंट्रेंस एग्जाम्स। आज हम डील करेंगे लीगल स्टडीज़ के डोमेन सब्जेक्ट से फॉर NCET B.Ed 2024। आप अगर NCET B.Ed एग्ज़ाम में अपीयर होकर अपने फेवरेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, या फिर हमारा ऑफिशियल ऐप CUET कॉन्सेप्ट डाउनलोड करके इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। अब हम डील करते हैं इसके पेपर पैटर्न से। डोमेन एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें क्या है? इसमें है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे 25, जिनके टोटल मार्क्स होंगे 100। अब इस एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का, और क्वेश्चन यदि गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, दैट इज़ ऑफ -1। ठीक है, अगला हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। अब इसका सिलेबस पार्ट 1 जुडिशरी या न्यायपालिका। इसका पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। भारत में न्यायालयों और कानूनी कार्यालयों की संरचना और पदानुक्रम। इसमें हम देखेंगे कि भारत में कोर्ट्स कितने लेवल पर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल और एक सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि भारत में लीगल ऑफिसेज कौन से हैं, जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी। दूसरा आपका राज्य स्तर पे होते हैं महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, और इनसे जुड़े ऑफिसेज। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी यानी कि संविधान, उसकी भूमिकाएं और निष्पक्षता। भारत के न्यायपालिका में संविधान का क्या भूमिका है और न्यायपालिका को निष्पक्ष रखने में इसकी क्या भूमिका है, ये इस हम पार्ट में डील करेंगे। तीसरा इसका टॉपिक है अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी ट्रेनिंग यानी कि उनकी प्रशिक्षण कहाँ होती है, किस तरह से होती है, उनकी सेवानिवृत्ति की क्या शर्तें हैं, और यदि किसी कारण से उन्हें पदच्युत करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो हम इस पार्ट में डील करेंगे। इसके बाद आता है कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। किसी भी कानून की संवैधानिकता तय करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ हायर जुडिशरी यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसके कई इस्तेमाल होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते समय डील करेंगे। अगला इसका पार्ट आता है टॉपिक्स ऑफ लॉ यानी कि कानून के विषय। इसमें वो सारे पार्ट्स हैं या वो सारे कानून हैं जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। पहला आता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का कानून। आप जब भी किसी संपत्ति के ट्रांसफ़र करते हैं या किसी उसका अंतरण करते हैं, जैसे कि ज़मीन बेचना, फ्लैट बेचना इत्यादि, तो वो किस कानून से उसे गवर्न किया जाता है, वो इसमें आएगा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में। उसी तरह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंधों का कानून। किसी भी तरह के आप ट्रांजैक्शन को अगर आपको डील करना है तो उसकी आप पार्टियों को आपस में उसकी शर्तें तय करनी होती है कि हम इन शर्तों को दोनों पार्टियां मान रही हैं और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बनाती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट किस कानून से गवर्न होगा, किस लॉ से गवर्न होगा, वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तीसरा आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स यानी अपकृत्य। अपकृत्य या टॉर्ट वो होता है जब आप किसी भी सीधे रास्ते पे चलने की बजाय उसके गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मेटाफोरिकली हमने इस्तेमाल किया है। हम इस चैप्टर को जब डील करेंगे तो इसका आपको डिटेल बताएंगे कि इसकी अर्थ क्या है। अगला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। भारत में आपराधिक कानूनों का परिचय। क्रिमिनल लॉज भारत में हमारे इस वक्त 3 हैं मुख्य। वो है IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता, दूसरा है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि आपराधिक संहिता, और तीसरा है एविडेंस एक्ट। IPC, CRPC और एविडेंस, ये 3 एक्ट आपके भारत के क्रिमिनल लॉज के आपराधिक कानून के स्तंभ हैं। आप अभी अगर समाचार में देख रहे होंगे तो ये तीनों कानून बदले जाने वाले हैं, लेकिन जब तक वो कानून संसद पास नहीं कर देती है और वो लागू नहीं हो जाते हैं तब तक हमें ये तीनों पढ़ने हैं। आगे चलते हैं। अगला है आर्बिट्रेशन
ट्रिब्यूनल एडजंक्शन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मध्यस्थता, न्यायाधिकरण अधिनिर्णय और वैकल्पिक विवाद समाधान। इसमें हमारा पहला टॉपिक है एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम्स, प्रतिकूल और जिज्ञासु प्रणाली। ये हमारे कोर्ट में किस तरह से केस लड़ा जाता है उसके बारे में बात करता है। एडवर्सेरियल या प्रतिकूल जिज्ञासु में, प्रतिकूल प्रणाली में हम ये देखते हैं कि वकील ही दोनों पार्टियों के जो होते हैं वो पहले आपस में बहस करते हैं जिसके आधार पर जज निर्णय देता है, जबकि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में ये होता है कि जज एक एक्टिव रोल प्ले करता है, वो खुद पार्टियों से सवाल पूछता है। दूसरा है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आजकल के समय में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन से लेकर छोटे ट्रांजैक्शन तक लोग ये देखते हैं कि हमें कोर्ट की जाने की ज़रूरत ना पड़े, और न्यायालय भी इस सिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने जो भी आपके आपसी विवाद हैं उसको आपस में खुद ही सुलह कर लें, आपको कोर्ट आकर कोर्ट का बोझ बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान। विवाद का समाधान अगर कोर्ट के बाहर ही हो जाए तो बेहतर है, इसका ये उद्देश्य होता है। अब हम इसके प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडीआर। आर्बिट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो होते हैं जहाँ पे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सेवा से संबंधित मामले देखे जाते हैं। उनके मामले सीधा निचली अदालत ना जाकर ट्रिब्यूनल्स में या फिर न्यायाधिकरण में जाते हैं, और उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ से उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये केंद्रीय स्तर पर CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या राज्य स्तर पर SAT स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं। अब आता है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। इनका भी उद्देश्य होता है कि कोर्ट के बाहर ही मामले का निपटारा कर दिया जाए, जहाँ पे पार्टियां दोनों आपस में सुलह कर लें और विवाद का निपटारा वहीं कर लें। अगला है लोक अदालत। लोक अदालत का मुख्य कार्य भी यही मध्यस्थता और सुलह ही होता है। कोई भी केस जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं हैं और जल्दी से निपटाए जा सकते हैं, वो लोक अदालत में निपटाने के लिए भेजे जाते हैं, ताकि जो संबंधित पार्टियां हैं वो आपस में ही बातचीत से या उस विवाद का हल कर लें। ओम्बड्समैन यानी कि लोकायुक्त, ये भ्रष्टाचार निरोधी होता है, निरोधी ऑफिस है जिसका काम है भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। लोकपाल और लोकायुक्त, राज्य स्तर पर जो होता है उसे लोकायुक्त कहा जाता है, और केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधी जो ऑफिस है उसे लोकपाल कहते हैं। अगला है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। हम इसमें देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ जो है ह्यूमन राइट्स का या मानवाधिकार का वो क्या है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनके विकास कैसे हुआ, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनका क्या रोल होता है। हम इसमें ये देखेंगे कि 1948 में जो UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, उसके बाद से ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया। भारत में ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मानवाधिकार हैं वो कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि भारत के संविधान में वो अधिकार कहाँ पर निहित हैं, या उनसे जुड़े हुए जो अलग कानून बनाए हुए हैं वो क्या क्या हैं, और उसमें किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स या फिर मानवाधिकार निहित हैं। कंप्लेंट मैकेनिज्म्स ऑफ काजी जुडिशियल बॉडीज़। अर्ध न्यायिक निकाय की शिकायत तंत्र। अर्ध न्यायिक निकाय या काजी जुडिशियल बॉडीज़ ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में वो हैं जिनका गठन ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के लिए किया गया है, जैसे कि NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा आपके सामने एक बड़ी काजी जुडिशियल बॉडी है NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, और एक है NCPCR, ये है राष्ट्रीय बाल संरक्षण कमीशन। इस तरह की और भी कमिटीज़ हैं जिनका काम है कि तरह तरह के जो समाज के ढांचे के लोग हैं, उनके वर्ग, समाज के वर्ग हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का यानी कि मानवाधिकार का संरक्षण। अगला हमारा टॉपिक है भारत में लीगल प्रोफेशन यानी कि
भारत में कानूनी पेशा, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन में या परिचय में हम ये देखेंगे कि भारत में जो वर्तमान तंत्र है इसकी स्थापना कब हुई, उसके बाद आज़ादी के बाद जब भारत में जो लीगल डेवलपमेंट्स हुए उसमें एडवोकेट्स एक्ट का क्या रोल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल है, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो वकील हमारे हैं उन्हें किस प्रकार की पेशेवर नैतिकता का ध्यान रखना होगा, इसमें हम वो देखेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग या फिर वकीलों द्वारा विज्ञापन को हम देखेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, वो लोग जो लॉ पढ़ के लॉ की डिग्री हासिल करेंगे उनके पास क्या क्या अवसर हैं भारत में कानून के स्नातकों के लिए, इसमें हम उन्हें देखेंगे। लीगल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में लीगल एजुकेशन का, कानूनी शिक्षा का किस प्रकार उद्भव हुआ और किस प्रकार उसका विकास हुआ, इसमें हम उसे देखेंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, कानूनी पेशे का उदारीकरण, इसमें हम देखेंगे कि भारत में कानूनी पेशा जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों तक सीमित था, क्या हम इसमें विदेशी लॉ फर्म्स या फिर विदेशी अधिवक्ताओं को आने देते हैं, वो अलाउड हैं या नहीं, हम इसमें वो देखेंगे। भारत में महिलाएं और कानूनी पेशा, भारत में जब वर्तमान न्यायिक तंत्र की स्थापना हुई तो शुरुआत में पहले महिलाएं उसमें भाग नहीं ले सकती थीं, लेकिन धीरे धीरे भारत में महिला वकीलों को अलाउ किया गया और धीरे धीरे महिला जजेस भी होने लगी। इसमें महिलाओं का क्या रोल है और उनके किस प्रकार से महिलाओं को कानूनी पेशे में कार्य करने की इजाज़त दी गई, इसमें हम वो देखेंगे। अगला हमारा है लीगल सर्विसेज, ये भी ह्यूमन राइट्स से ही रिलेटेड है। इसका लीगल बैकग्राउंड हम देखते हैं। फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई अपराधी अपने लिए कानूनी सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर पाता है या कोई वकील वगैरह के प्रबंध नहीं कर पाता है तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि उसे एक वकील करके दिया जाए। ये फ्री लीगल एड होता है जिसे अपराधी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लीगल एड बाय द स्टेट, राज्य के ऊपर भी गरीब व्यक्तियों को या ऐसे किसी समाज के वंचित वर्ग को या शोषित वर्ग को लीगल एड यानी कि कानूनी सहायता देने का जिम्मेदारी होती है, और राज्य किस प्रकार वो देता है, उसकी क्या शर्तें हैं, वो इसमें हम देखेंगे। लीगल एड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना भारत के संविधान में ही निहित है। ये किस प्रावधान में है, किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नालसा रेगुलेशंस 2010 भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल एड सर्विसेज, मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए जो मानदंड हैं, अगर किसी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवाएं चाहिए या उनसे दी जानी चाहिए तो उस व्यक्ति को क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी, वो हम इसमें देखेंगे। क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विसेज में लोक अदालत, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, यहाँ भी हम वो देखेंगे। लीगल एड इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के संदर्भ में कानूनी सहायता। सामाजिक न्याय, जब किसी समाज के शोषित या वंचित वर्ग को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो राज्य क्या उसमें रोल प्ले करेगा, इसमें हमें वो देखना है। और मानवाधिकार के संदर्भ में भी हमें देखना है कि यदि कहीं मानवाधिकार हनन होता है तो जिस वर्ग का या जिस व्यक्ति का किया जा रहा है उसके लिए कानूनी सहायता किस प्रकार राज्य उपलब्ध कराएगा, इसमें हम वो देखेंगे। अगला चैप्टर है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इसमें हम डील करेंगे इंटरनेशनल लॉ से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होते हैं? जब किसी भी इंटरनेशनल अरीना में या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में दो या दो से अधिक राष्ट्र एक दूसरे से डील करते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, बिजनेस हो या कोई युद्ध हो या उससे युद्ध से जनित हमारे रेफ्यूजीज़ हों, उनसे कैसे डील करना है, वो इंटरनेशनल लॉ में देखा जाता है। अब इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या हैं? ट्रीटीज़, कस्टम्स और आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो स्रोत हुए संधियाँ हो गई, प्रथाएं हो गई और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके निर्णय हो गए।
संधियां दो या दो से अधिक राज्य आपस में लिखित में करते हैं कि एक सब्जेक्ट विशेष से हम इस प्रकार से इस तरीके से डील करेंगे। जो प्रथाएं हैं उनमें क्या होता है, वो ये होता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्र जो है वो आपसी संबंध में बिना किसी लिखित डॉक्यूमेंट के समय से चली आ रही प्रथा का उसमें अनुपालन करते हैं। और आईसीजे के निर्णय, किन्हीं दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और वो विवाद आईसीजे में गया और आईसीजे में वो उस पर एक निर्णय हुआ, तो बाद में यदि किन्हीं और दो पार्टियों के बीच वो उस तरीके का विवाद होता है तो आईसीजे का दिया गया वो निर्णय वहाँ पे देखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे सबसे बड़ा है यूनाइटेड नेशंस, उसके अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो सब हम इसमें देखेंगे। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, UDHR के मैंने जिक्र किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, इससे जुड़े हुए और इसके बाद आए हुए तमाम तरह की संधियां, वियना कन्वेंशन वगैरह और ICCPR वगैरह हम इसमें देखेंगे। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ वो होता है जो कहीं लिखित नहीं है लेकिन ये सदियों से राष्ट्र आपस में एक दूसरे से डील करते वक्त देखते आ रहे हैं। इसमें ये किस तरह काम करता है, इसके क्या क्या डिटेल्स हैं, हम जब इस चैप्टर को डील करेंगे तो इसमें देखेंगे। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ दो या दो से अधिक राष्ट्र के बीच में होता है और म्यूनिसिपल लॉ एक राष्ट्र के अपने जो कानून होते हैं जो वो उसके घर में ही लागू होते हैं, घरेलू कानून, ये वो होते हैं। इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत, भारत की क्या पोजीशन है, भारत की क्या स्थिति है इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में, इसमें हम वो देखेंगे। अभी आपने G20 का आयोजन देखा होगा, वो भी इसी से संबंधित है। आखिरी इसमें टॉपिक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या अन्य विवाद समाधान के तंत्र। यदि किन्हीं दो राष्ट्रों में या दो से अधिक राष्ट्रों में किसी बात पर विवाद होता है तो वो राष्ट्र कहाँ जा सकते हैं, ये कुछ उसके ऑप्शंस हैं। आपने कुलभूषण जाधव का केस देखा होगा भारत और पाकिस्तान में, वो ICJ गवर्न कर रहा था, ICJ में लड़ा जा रहा था, उसका एक उदाहरण ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। अगला पार्ट इसका है लीगल मैक्सिम्स यानी कि कानूनी सूक्तियां। इसमें तमाम तरह के लीगल मैक्सिम्स जैसे बोनाफाइड, बोना वैकेंशिया, कैविएट एम्प्टर, डैमनम साइन इंजूरिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी पढ़नी है। इनके अलावा इनके चैप्टर्स जैसे डैमनम साइन इंजूरिया आपको टॉर्ट के चैप्टर में मिलेगा, आपको वहाँ भी पढ़ना है। उसी तरह से कैविएट एम्प्टर भी एक है, आप ये देख सकते हैं एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्री, ये क्रिमिनल लॉ का यानी कि IPC का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब हम IPC डील करेंगे तो इसे हम वहाँ पर देखेंगे। उसी तरह से है डोली इनकपैक्स और इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजैट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजैट, ये सारे IPC के कॉन्सेप्ट्स हैं। जब IPC पढ़ाएंगे, हम लोग IPC से डील करेंगे, तब इन्हें वहाँ देखा जाएगा। इंजूरिया साइन डैमनम भी डैमनम साइन इंजूरिया की तरह ही टॉर्ट का एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से और भी मैक्सिम्स हैं, ये सारे जब हम इस चैप्टर को डील करेंगे इनके साथ साथ जहाँ भी इनका इस्तेमाल होता है वो आपको बताते चलेंगे। ये सारे भी आप देख सकते हैं, ये सारे लीगल मैक्सिम्स हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लीगल स्टडीज़ का डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस था। हम आपसे ऐप पर या जैसे भी आपको मिलते हैं। थैंक यू। सर हो गया गड़बड़।